हाँ जी, लास्ट टाइम हमने कंपनी की नेचर को समझा, उसकी डेफिनेशन को किया, फिर हमने देखा कि कंपनी के कौन कौन से लीगल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से कंपनी पहचानी जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो बाकी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ होती है। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी की कितनी टाइप्स हैं वो करेंगे। इसके दरमियान में देखेंगे एक डेफिनेशंस का पूरा चैप्टर है, अभी उसे छोड़ दें। नोट्स के पेज नंबर 7 पे आए, एंड पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंपनी। फॉलोइंग आर दी कॉमन टाइप्स ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। पहली टाइप है जो सबसे मोस्ट कॉमन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। यानी कंपनी की दो टाइप्स हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब इनमें फर्क क्या होता है? जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस पहली सर। टाइप है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अब इसमें फर्क क्या है? कहते हैं कंपनी हैज फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। अगर किसी कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब जैसे क्या है? पाबंदियां। इसका मतलब किसी कंपनी में अगर ये पाबंदियां मौजूद होंगी, इट वुड बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी। अगर आपने म्यूट करें, अपने सब लोग म्यूट करें, म्यूट करें अपना, तो वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी शुमार होगी। अगर ये पाबंदियां नहीं होंगी तो वो एक पब्लिक कंपनी शुमार होगी। मतलब डिफरेंस क्या है इन पाबंदियों के होने का या ना होने का? वो पाबंदियां कितनी है, यानी वो रिस्ट्रिक्शंस कितनी है? वो तीन है। नंबर वन, ए रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अभी हमने किया था ना कि कंपनी में आप शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कतन ये नहीं है कि ये बैन है, मतलब इस पे पाबंदी है, नहीं नहीं, ये नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि इस पर कुछ रुकावटें हैं, इसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स। यानी पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये पाबंदी है कि आप जो है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि उसके ऊपर कुछ पाबंदियां। वो पाबंदियां क्या है? नॉर्मली ये आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखी होती है, हम पढ़ेंगे। वो पाबंदियां नॉर्मली ये होती है कि आप शेयर तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल नहीं दे देता। ठीक है, शेयर किसी और को ट्रांसफर करने के लिए बीओडी की अप्रूवल लाजमी है। ये रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पब्लिक कंपनी में आपको किसी की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने शेयर्स जिसको चाहें बेच सकते हैं। जो सेकंड इसकी इसमें चीज है वो है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। लिमिट्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स किसे कहते हैं? हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कंपनी बनती कैसे है, कि कंपनी का कैपिटल होता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है जिन्हें शेयर्स कहते हैं, और जो शेयर्स परचेज करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और वही कंपनी के मालकान होते हैं। फिर वो डायरेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। तो लॉ में शेयर होल्डर्स के लिए जो वर्ड यूज किया वो मेंबर्स है। तो ये अगर पूरा पढ़े सेंटेंस, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी में पाबंदी है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी शेयर होल्डर्स की तादाद, जिन्हें लफ्ज मेंबर से यहाँ जो है वो रिफ्लेक्ट किया गया है, लिखा गया है, उनकी जो मैक्सिमम नंबर है जो प्राइवेट कंपनी में हो सकता है वो 50 है। पब्लिक में नहीं होता, पब्लिक में ये पाबंदी नहीं है। पब्लिक में भाई जितनी बड़ी कंपनी उसके उतने ज्यादा होंगे, वो हजारों से उठ के अब्रॉड के कंट्रीज में लाखों तक, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन बाहर लाखों तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है,
तो वो थर्ड है जी, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स इफ एनी आर डिबेंचर ऑफ द कंपनी। हमने पढ़ा है, ये बात पढ़ी है पहले कि कंपनी में क्या होता है। कंपनी में ये होता है कि कंपनी अपने कैपिटल को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई आओ ये शेयर परचेज कर लो। इनविटेशन का प्रोसीजर क्या होता है हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर लेती है कि जनाब तशरीफ लाएं और अब मेरे शेयर्स परचेज करें, पैसे लेके आए, ये रेट है तो आप खरीद लें। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती, तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन है, उस पर ये पाबंदी है। अच्छा नहीं दे सकती तो फिर वो शेयर्स को कैसे बेचेगी? लिंक से, पर्सनल लिंक से बेचेगी। यानी वो इसका अखबार में इश्तहार नहीं पब्लिश कर सकती, वो इश्तहार हम पढ़ेंगे, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं कि आओ भाई जो जो जिसने भी आना है शेयर खरीद ले। नहीं, वो अपने पर्सनल लिंक से लोगों को शेयर बेचेगी। इसलिए प्राइवेट कंपनीज में नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके रिश्तेदार होते हैं या आपके करीबी दोस्त होते हैं, ठीक है। वो बाहर के लोग उसमें नहीं होते, क्योंकि वो बाहर के लोगों को शेयर्स ऑफर कर ही नहीं सकता। लॉ की तरफ से पाबंदी नहीं है वो आपका दोस्त होना चाहिए या आपका रिश्तेदार होना चाहिए। लॉ तो कहता है कि आप जनरल पब्लिक को जनरल प्रोस्पेक्टस इशू करके, अखबार में इश्तेहार इशू करके शेयर नहीं इशू कर सकते, लिंक से आप इकट्ठे करेंगे। तो लिंक से आपको पता है आपके जो है वो फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स ही परचेज करते हैं। तो ये तीन पाबंदी हैं। नंबर वन कि आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि उस पर कुछ कंडीशंस हैं, वो पूरी करेंगे तो कर सकते हैं। नंबर टू, आपकी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम जो है वो नंबर मैक्सिमम होगा अप टू 50। और नंबर थ्री, आप पर पाबंदी है, प्रोहिबिशन है आपके पे कि आप जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। जिस कंपनी में ये तीन पाबंदियां नहीं होंगी वो कंपनी एक प्राइवेट, जिस कंपनी में तीन पाबंदियां होंगी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, जिसमें नहीं होंगी वो पब्लिक कंपनी होगी। यानी पब्लिक कंपनी में फिर इसको उलट कर लें तो पब्लिक बन गई कि उसमें राइट ट्रांसफर ऑफ शेयर पे कोई पाबंदी नहीं है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 नहीं है, और उसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट करना कि वो शेयर्स परचेज करें आके हमारे, उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का मेजर फर्क है, मेजर फर्क है। इसके अलावा कोई माइनर फर्क होते हैं लॉ के, वो हम पढ़ेंगे आगे। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी के ज़हन में हो बेटा? देखिए इसको एक दफा, मैं हमेशा क्या करता हूँ, नोट से इसकी इंग्लिश को पढ़ें, आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछें। जी हेलो, जी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, अब नेक्स्ट टाइप है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें, अनलिस्टेड का लफ्ज यहाँ पे मिसिंग है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। नोट्स में करेक्शन कर लें अभी मैंने जो करवाई है। अच्छा, ये पब्लिक कंपनी की दो टाइप्स हैं। पहले कंपनी की टाइप्स हैं, उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें तीन रेस्ट्रिक्शन होंगी वो प्राइवेट होगी, जिसमें नहीं होंगी पब्लिक होगी। आगे पब्लिक कंपनी की दो टाइप्स हैं, वो क्या है? कहते हैं इफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के शेयर्स, कंपनी के डिबेंचर, बॉन्ड्स। शेयर्स का तो मैंने बता दिया ना आपको, डिबेंचर बॉन्ड आपने सुना होगा यकीनन, तफसील हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो कंपनी जो है पब्लिक कंपनी के शेयर्स, उसके बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एंड फॉर ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। किसी स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कब हो सकेगी? जब उस कंपनी की सिक्योरिटीज वहां पे लिस्टेड होंगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो जिस कंपनी की लिस्टेड है वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी कहलाएगी, और जिस कंपनी के शेयर्स मार्केट में नहीं बिक सकते वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर ही नहीं सकती, ठीक है, उसकी ऑफरिंग पे पाबंदी है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है जिसकी आगे दो टाइप्स होती हैं। तो बास पब्लिक कंपनी अपने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती हैं तो वो लिस्टेड कंपनियां बन जाती हैं, बाज नहीं करवाती तो वो अनलिस्टेड कंपनियां कहलाती हैं। वो होती तो पब्लिक कंपनीज हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं होती, ठीक है जी। कोई ओके, आगे चलें।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या फर्क होता है? ये अभी हमने पढ़ा है कि कंपनी में जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर, यार ये किसने ऑन किया हुआ है? प्लीज ऑफ करें इसको बेटा, अपने अपने माइक को ऑफ करके फिर बात करें किससे करनी है। कोई साहब फोन पे लगे हुए हैं, अपना माइक ऑन करके। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। भैया हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी से क्या मुराद है? भाई कंपनी का दिवालिया निकल गया, अब कंपनी के सासे बेचे जाएंगे और उसके बाद जो है वो उनको पैसे आएंगे, वो पैसे से कंपनी के क्रेडिटर्स पे होंगे, कंपनी ने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो पे होगा। ठीक है, अगर वो पैसे पूरे आ गए तो ठीक है, कुछ बच गए तो शेयर होल्डर में तकसीम हो जाएंगे, ना बचे तो नहीं होंगे, पूरे ना आए तो ना आए, बस खत्म होगी बात। शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम नहीं की जाएगी। तो इस चीज को हमने कहा था ये लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। अब इस लिमिटेड लायबिलिटी की भी आगे दो किस्में होती हैं। बाज कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, ठीक है, और बाज कंपनियां लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। मैं पहले इसकी बेटे नीचे से डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, the liability of its members limited by the memorandum, ये memorandum एक डॉक्यूमेंट होता है, हम पढ़ेंगे, to the amount if any unpaid on the shares respectively held by them। कंपनी के लिमिटेड बाय शेयर होने का क्या मतलब है कि हर शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ उस हद तक होगी जिस हद तक उसने अपने शेयर की अमाउंट पे नहीं की। अब ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप शेयर इशू करते हैं बेटा, 10 रुपीज का एक शेयर है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में लॉ ने लाजमी किया हुआ है कि जब आप 10 रुपए का शेयर ऑफर करेंगे दूसरे को कि वो आके शेयर्स खरीदे, चाहे जनरल पब्लिक और चाहे पर्सनल लिंक से, तो आप उससे सारे पैसे लेंगे, सारे पैसे लेंगे। वो 10 रुपए का एक शेयर है, एक बंदे ने आपके पास 1 लाख शेयर देने हैं, तो पूरे 10 लाख आपको पे करेगा। ठीक है। अब्रॉड में क्या है, अब्रॉड में नहीं ऐसे होता, अमेरिका ब्रिटेन में कहीं भी ऐसे नहीं होता, डेवलप कंट्रीज में। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कि उन्होंने लिखा होता है कि जब आप शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन देनी है तो उसके साथ आपने इतने पैसे जमा करवाने हैं, एप्लीकेशन मनी। नहीं 10 रुपए का शेयर है तो 4 रुपए जमा करवा दें, ठीक है, आपने जमा करवा दिया। उसके बाद बिजनेस कंपनी ने शुरू किया, ठीक है, शुरू किया, अच्छा 2 रुपए और जमा करवा दें, इसे कहते हैं फर्स्ट कॉल। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने जमीन खरीद ली है, अब उसके ऊपर उसने बनाना है जनाब, बिल्डिंग बनानी है, तो वो लोगों को कहती है 2 रुपए और जमा करवा दें, सेकंड कॉल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहती बिल्डिंग बना ली है, अब मशीनरी लगानी है, ठीक है, उसके बाद 2 रुपए और जमा करवा दें, थर्ड कॉल। तो वहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पैसे इंस्टॉलमेंट में वसूल किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट है, वो लोग पैसे नहीं देते, वो कहते हैं कि भाई अभी तो तुम्हारी कंपनी पेपर में हम सारे पैसे दे दें, आज ही चाहिए तुम्हें? नहीं, तुम्हें तो आज नहीं चाहिए, तुम जमीन खरीदोगे, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए मुद्दत लगेगी, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करोगे, अच्छा फिर प्लान लगेगा, फिर बिजनेस शुरू होगा, तो इस पूरे काम में 3 साल लग जाएंगे, तो तुम्हें सारे पैसे हम अभी दे दें? तो 2-3 साल बाद तुम्हारा बिजनेस शुरू होगा और 2-3 साल बाद ऑपरेशन होंगे, उसके बाद कोई प्रॉफिट होगा, तो तब हमें जाके गरीबों को हिस्सा मिलेगा उसमें से, प्रॉफिट में से, शेयर होल्डर्स को, तो अभी तुम्हें सारे पैसे क्यों दे दें? और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि दुनिया का बड़ा अजीम तरीन मुल्क है, तो ये कहते हैं नहीं भाई, पैसे इकट्ठे जमा करवाओ। तो अब ये लिमिटेड बाय शेयर से क्या मुराद है? लिमिटेड बाय शेयर से मुराद है कि कंपनी ने, ये मैं अब्रॉड की से बात करूंगा कॉन्सेप्ट से। आपने विद एप्लीकेशन मनी पैसे जमा करवाए ₹4, फिर आपने फर्स्ट कॉल पे जमा करवाए ₹2, अब रिमेनिंग अनपेड कितने रह गए हैं? 4। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए साथ में जमा करवाए, देन अगेन प्लस ₹2 जमा करवाए फर्स्ट कॉल पे, ₹6 जो है वो कंपनी को आपने पे कर दिए हैं, ₹4 अनपेड है। अगर इस दौरान में कंपनी का दिवालिया निकल जाए, कंपनी का दिवालिया निकल जाए इस दौरान में, तो कंपनी के वही होगा ना, सासे बिकेंगे और फिर वही सारा प्रोसेस, उसकी लायबिलिटीज अदा की जाएंगी। तो क्या शेयर होल्डर से उनकी जाती प्रॉपर्टी ली जाएगी? जी ली जाएगी। किस हद तक? जिस हद तक उनके शेयर्स पर मनी अनपेड है। किस हद तक अनपेड है?
₹4 तक अनपेड है जी। इसलिए ये लफ्ज अनपेड है कि उससे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। यानी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी किस तक महदूद है, उनकी लायबिलिटी महदूद है उस अमाउंट तक जो शेयर्स पर अनपेड रह गई है। अगर रह गई है, अगर सारी पे हो गई है, जैसे पाकिस्तान में तो होती ₹10 पे है और अब्रॉड में भी फर्ज करें ₹10 पे हो गया है, फिर उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं देना। अब ये मैंने आपको समझाया, अब दोबारा इसका सेंटेंस पढ़ें आप। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट, वो महदूद है उस अमाउंट तक, इफ एनी, अगर है अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, अगर कोई किसी किस्म के पैसे उनके शेयर्स पर अनपेड रह गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी उस तक महदूद है, उन्होंने उतने ही पैसे देने हैं, चाहे वो अपना घर बेचें तो चाहे प्लॉट बेचें, उससे ज्यादा पैसे उन्होंने नहीं देने। लेकिन अगर अनपेड कुछ नहीं बचा बल्कि उन्होंने सारी अमाउंट पे कर दी है, अब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है किसका, ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स जी। एनी क्वेश्चन इसमें बेटा, हम स्लोली चलेंगे ताकि आपको समझ आती रहे। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल पूछें जनाब, कोई सवाल किसी को क्लियर ना हुआ हो? हेलो जी सर, ओके जी जी, ओके जी सर। ठीक है जी। हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अभी किसी ने हैंड रेस किया, अपने आप को अनम्यूट करें, मुझसे सवाल कर सकते हैं जी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिमिटेड बाय शेयर्स तो हमने पढ़ लिया जी कि लायबिलिटी महदूद है, जो जनाब कहाँ तक, उस हद तक जिस हद तक जो है वो अनपेड कोई शेयर्स पर अमाउंट बची है, अगर बची है। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं देना मेंबर्स ने, यानी शेयर होल्डर्स ने कंपनी का दिवालिया निकलने पर कुछ भी नहीं देना। ठीक है, अजमल खलील आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं जी। सेकंड टाइप है लिमिटेड बाय गारंटी की। पहले इसको हम ना, इसकी हम सेंटेंस पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, अगर किसी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन वो कौन सी किस्म है, लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है बल्कि लिमिटेड बाय गारंटी है। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और वो मेमोरेंडम में लिखी होगी टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक, एज द मेंबर्स, जो मेंबर ने रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक, वादा किया, जिम्मेदारी ली, टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के एसेट में कंट्रीब्यूशन करेंगे इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, जब उसकी वाइंडिंग अप होगी। अब ये सारे सेंटेंस का क्या मतलब है कि लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर इस बात की अंडरटेकिंग देता है, लिख के देता है, ठीक है, और एक्सेप्ट करता है जिम्मेदारी को कि अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया तो हम इतने इतने पैसे अपने पल्ले से पे करेंगे। ठीक है, फर्ज करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो जो भी बंदा मेंबर बनता है, मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी का जो भी मेंबर होगा, कंपनी का अगर दिवालिया निकलेगा तो वो 1-1 लाख रुपया कंपनी को देगा। ये लो भाई, 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी में, इस बात की हर मेंबर ने गारंटी दी हुई है। तो फिर उसकी लिमिट लायबिलिटी किस हद तक महदूद है, जिस हद तक उसने गारंटी दी हुई है। उसने 1 लाख रुपए की गारंटी दी हुई है, ठीक है जनाब, उसकी 1 लाख तक जिम्मेदारी महदूद है। कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, ठीक है, तो अब वो मेंबर जो है वो ₹100,000 पे करेगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हुआ कि हर मेंबर उस हद तक अमाउंट पे करने का जिम्मेदार है और उसकी लायबिलिटी उस पैसे तक महदूद है, उस अमाउंट तक महदूद है जो अमाउंट उसने अंडरटेक की है और जिसकी उसने गारंटी दी है कि मैं अगर कंपनी की बाइंडिंग अप हो गई तो इतने पैसे दूंगा, और ये बकायदा लिखी होती है। तो बस उस तक महदूद है, उससे आगे उससे 1 रुपया भी नहीं मांगा जा सकता। ये सेकंड टाइप होगी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो पहली हमने पढ़ी पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी हमने पढ़ी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, तीसरी हमने पढ़ी
limited by shares and limited by guarantee. Any question? Any question? जी जनाब, कोई सवाल किसी भाई के ज़हन में हो? जी नहीं, आगे चलते हैं हम। सब्सिडियरी होल्डिंग को हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ लें सिंगल मेंबर कंपनी ये क्या होती है। सिंगल मेंबर कंपनी बेटा होती है, हेलो, अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी होती है, हमने पढ़ा है ना कंपनी के मुतालिक, कंपनी में एक से ज्यादा लोग शेयर्स परचेज करके मेंबर बनते हैं और फिर कंपनी को चलाते हैं। तो सिंगल मेंबर क्या होती है? सिंगल मेंबर होती है कि एक ही बंदा है और उसने कंपनी बनाई हुई है, अब वो एक ही मेंबर है। तो क्या एक मेंबर कंपनी बना सकता है? जी बना सकता है। लेकिन एक मेंबर कंपनी क्यों बनाएगा भाई? वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस भी तो शुरू कर सकता है ना अकेला ही। तो वो अकेला कंपनी क्यों बना लेता है? इसलिए को लोग कंपनीज बनाते हैं ताकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। समटाइम ऐसे रिस्की बिजनेस होते हैं जिनमें हैवी लॉस के अंदेशे होते हैं, उन्हें डर होता है वो हैवी लॉस के नतीजे में चले हमारा बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो डूब गई, लेकिन हमारी फिर पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी और लोग उसको भी नीलाम कर दिया जाएगा अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। लेकिन तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैं ऐसे कंपनी बना लेता हूँ। अच्छा मैंने कंपनी बनानी है लेकिन मैं भाई किसी को साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं अकेले ही कंपनी का मालिक होना चाहता हूँ। ठीक है, लॉ कहता है ठीक है, हमने तुम्हारे लिए भी कंपनी की एक किस्म इंट्रोड्यूस करवाई हुई है जिसका नाम है सिंगल मेंबर कंपनी। उसमें आप अकेले ही शेयर होल्डर हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आप ही सब कुछ हो। ठीक है, तो ये है सिंगल मेंबर कंपनी, ये कंपनी की एक टाइप है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले बोले। सर .4 नहीं आपने पढ़ा? मैं पढ़ता हूँ भाई, आप .5 को समझे पहले। ओके 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 हो सर। गया। ओके ओके आए जी। एक और टाइप है वो सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। ये क्या होता है देखें, कंपनी के शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक खरीदती है ना, पब्लिक खरीदती है, लोग खरीदते हैं तो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो जब आप शेयर्स कंपनी के ऑफर करते हैं पब्लिक को, तो जिस तरह एक नेशनल पर्सन कंपनी के शेयर खरीद सकता है, इस तरह एक दूसरी कंपनी भी शेयर आपकी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। यानी आप हैं जनाब नेस्ले, तो आप एबीसी कंपनी के शेयर खरीद लो, खरीद सकते हो, कोई बंदी तो नहीं है कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरह वो प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकती है, जमीन खरीद सकती है, प्लाट खरीद सकती है, दुकानें खरीद सकती है, गाड़ियां खरीद सकती है, तो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, तो अपने नाम से शेयर्स भी तो खरीद सकती है ना। तो फर्ज करें एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ए कंपनी ने बी कंपनी के 5% शेयर खरीद लिए, 10% खरीद लिए, ठीक है ना। अगर 10% खरीद लिए इसका मतलब है बी कंपनी में जो अगर डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा और वोटिंग होगी, तो अगर 10 डायरेक्टर होंगे तो एक डायरेक्टर ए का होगा ना, इसके पास 10% होल्डिंग है, इतने शेयर्स इसके पास होंगे कि एक डायरेक्टर का इंतखाब कर सके। अच्छा, इससे बात बढ़ गई, शेयर बने 15%, 20%, शेयर बन गए 50% से ज्यादा। जब आपके पास शेयर 50% से ज्यादा हो गए, तो आपके पास एक्चुअली क्या हुआ कि अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादा डायरेक्टर आपके होंगे। यानी फर्ज करें आपके पास 70, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 70% शेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी बी के टोटल डायरेक्टर्स जो हैं वो जो इलेक्ट होने हैं इलेक्शन के थ्रू वो 10 है, तो इसका मतलब मिनिमम 7 डायरेक्टर आप मुंतखब कर सकते हो। तो 10 में से जनाब 7 आपके हो गए, तो कंपनी पे आपका होल्ड हो गया, कंपनी में जो चाहेंगे फैसला आप करवाएंगे, कंपनी आपकी हुई। तो इसे कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। कुछ जगह इसको पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है, लॉ इसके लिए लफ्ज होल्डिंग यूज करता है, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिस का इंटरेस्ट दूसरी कंपनी के पास होता है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे डेफिनेशन पढ़े, फिर एक और भी चीजें बताता हूँ आपको मैं। कहता है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर इफ दैट अदर कंपनी, कहता है एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी होगी अगर दूसरी कंपनी ने, यानी दैट अदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है
बेनिफिशियली ओन करती है या होल्ड करती है, ठीक है, कितने शेयर्स? मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज, 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज। और कंपनी में ज्यादातर वोटिंग सिक्योरिटीज शेयर्स होते हैं, तो अगर उसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो वो होल्डिंग कंपनी होगी। या 50% से कम शेयर हैं लेकिन वो इतने शेयर हैं कि वो मोर देन 50% डायरेक्टर्स मुंतब कर सकते हैं। यानी फर्ज करें 45% शेयर हैं, फर्ज करें 47% शेयर हैं, तो जब इलेक्शन होता है तो सारे लोग वोट डालने नहीं आते। जैसे आपका इलेक्शन नहीं होता, अगर आपके 5 लाख वोटर हैं तो एक साहब जो है 1,30,000 लेके 30,000 वोट लेके एमएनए बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं एमएनए? कि सब लोग वोट डालने नहीं आए, उन्होंने तो वो जो वोट डले हैं उसमें जो ज्यादा वोट आए हैं उसको उन्होंने एमएनए बना दिया। यही हिसाब होता है यहाँ पे कि सम टाइम आपके पास मोर देन 50% शेयर्स नहीं है, कम है थोड़े से, लेकिन लेकिन चूंकि बाकी लोग छोटे छोटे शेयर होल्डर्स मीटिंग में आते नहीं है वोट डालने और डायरेक्टर को इलेक्ट करने, तो आप मोर देन 50% डायरेक्टर इलेक्ट कर लेते हो। जब आपने मोर देन 50% डायरेक्टर इलेक्ट हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्यादा लोग आपके हो गए, तो कंपनी का कंट्रोल आपके पास आ गया, आप बन गए होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसके पास दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हो, या वो दूसरी कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, तो वो होल्डिंग कंपनी होती है। और दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ठीक है जी, ये कंपनी की कुछ टाइप्स हैं जो कॉमन होती हैं, वो हमने की हैं। ये 5 टाइप्स हैं, देखें बेटा इसको, टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक एक दफा सारे को पढ़ें, सारे को पढ़ें, तो उसके बाद की प्रॉब्लम है हम डिस्कस करते हैं, तो फिर हम आगे चलेंगे। तो काइंडली इसको आपको मैंने बताया कि एक दफा इसको आप देख लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। वो हमने करना है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। इसके जो मेजर डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस वो मैंने लिखे हैं। छोटे छोटे डिफरेंस माइनर होते हैं, उसको बेटा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे पब्लिक कंपनी नॉर्मली लार्ज साइज कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनियां स्मॉल साइज कंपनी होती हैं, तो ऐसे नहीं करते हम लोग। हम जो डिफरेंस देखते हैं वो ये जो ज्यादातर लीगल मैटर से रिलेटेड है। आए जी, क्या फर्क है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में? हमने पहला पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होंगी, वो प्राइवेट होगी, और पब्लिक होगी जो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो इसके अलावा क्या फर्क कहता है लॉ, क्या फर्क है इसमें? पहला जो डिफरेंस है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के, कम से कम तादाद मेंबर्स की। इन पब्लिक लिस्टेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, एंड इन केस ऑफ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी इज इट इज 3। यानी आपको पता है ना पब्लिक कंपनी की टाइप्स हमने की हैं आगे, कि उसमें 2 टाइप्स होती हैं आगे, एक लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो अगर एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो उसके कम से कम मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? लॉ बताता है, वो कहता है 7। और अनलिस्टेड की कितनी होनी चाहिए? वो कहता है 3। ठीक है, 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट में कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए? नहीं, प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 2, कम से कम 2। लेकिन इसके अलावा एक और भी किस्म है प्राइवेट की, वो है सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी, तो उसमें कितनी होती हैं? उसमें तो उसके नाम से शो है, वो सिर्फ एक होती है। ठीक है, वो सिर्फ एक होती है। ये पहला डिफरेंस है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो क्या मैक्सिमम का भी डिफरेंस है कोई? जी ना, बिल्कुल है। कहते हैं पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, जबकि जबकि प्राइवेट में है जनाब। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50। 50 से ज्यादा लोग आपके शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मली बनाई ही फैमिली मेंबर्स आपस में मिलके बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये हमने मेजर डिफरेंस में पढ़ा है कि जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करे यानी खरीदे। इट कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। इट कैन नॉट इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक, वो पब्लिक से को इनविटेशन नहीं दे सकती, वो अपने लिंक से करेगी। जिसको भी बेचे, दोस्त को बेचे, अननोन बंदे को बेचे, लिंक से बेचेगी। जनरल वो इश्तहार देके, जिसका नाम मैंने प्रोस्पेक्टस बताया था, वो जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व
प्राइवेट कंपनी है। फोर्थ वन डिफरेंस जो है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बट इन प्राइवेट कंपनी transfer of shares is restricted as the conditions mentioned in articles of association। एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसे हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस मेंशन होती हैं जो आप पूरी करके शेयर्स बेच सकते हैं। यानी आप फ्रीली शेयर्स नहीं बेच सकते प्राइवेट कंपनी में, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉर्मली आपको मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली जो कंडीशन होती है वो होता है विद द अप्रूवल ऑफ बीओडी। लॉ नहीं बता रहा, कोई लॉ कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी रिस्ट्रिक्शन का जिक्र नहीं कर रहा कौन सी होगी, लेकिन वो कह रहा है होगी रिस्ट्रिक्टेड। तो प्रैक्टिस में आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन कौन सी लिखी जाती है, वो है अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब आप कंपनी शुरू करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट, ये कंपनी आप रजिस्टर करवाएंगे किसके पास, रजिस्टर करवाएंगे, ये रजिस्टर आप करवाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है, आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली, तो क्या आप फॉरेन बिजनेस शुरू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद? प्राइवेट कंपनी फॉरेन अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू कर सकती है। जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन कंपनी की करवा लेते हैं तो प्राइवेट कंपनी फौरी तौर पे अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। उसे उसी रजिस्ट्रार से एक और डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जब कंपनी की फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, फिर इसकी डिटेल वहां पढ़ेंगे। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पब्लिक कंपनी के लिए लेना रजिस्ट्रार से लाजमी है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखें, वो कम से कम पैसा, जब प्राइवेट पब्लिक कंपनी क्या करती है, वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है तो मुझसे शेयर खरीदो। अच्छा, कितने शेयर ऑफर किए हैं? 50 करोड़ के। अच्छा, 1.5 करोड़ आ गया है, बस 1.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई हमें शेयर खरीदने, तो क्या 1.5 करोड़ आ गया तो अब आप बिजनेस शुरू कर लो 1.5 करोड़ से? नहीं, नहीं कर सकते। एक मिनिमम, एक मिनिमम अमाउंट कैपिटल की आप इकट्ठी करेंगे, सिर्फ उस सूरत में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वरना बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। वो मिनिमम अमाउंट कैपिटल की लॉ की लैंग्वेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तो पब्लिक कंपनी जब तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी वो कम से कम अमाउंट इकट्ठी नहीं कर लेती, वो कारोबार शुरू नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी में प्राइवेटली पैसे इकट्ठे होते हैं तो अपना हिसाब करके जैसे भी जितना भी होता है वो अपना निजाम चला लेते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में नहीं है। पब्लिक कंपनी में आपने जनाब 50 करोड़ के शेयर ऑफर किए, 8 करोड़ आपको इकट्ठा हो गया, आप कहें 8 करोड़ से बिजनेस शुरू करो, भैया जो आपने बिजनेस का पूरी फिजिबिलिटी बनाई थी वो 8 करोड़ में हो जाएगा शुरू? नहीं होगा। अगर करने की कोशिश करोगे तो 8 करोड़ भी डुबो दोगे। तो 8 करोड़ किसकी, किसके पैसे हैं? जनरल पब्लिक के पैसे हैं। तो जनरल पब्लिक तो बैठ के फिर आपकी जान को रोती रहेगी ना। तो इसलिए उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कानून ने कि नहीं, एक कम से कम अमाउंट, वो कम से कम अमाउंट आप खुद बताओगे, उसका हिसाब किताब करके जब जो है ना वो खुद बताओगे अपनी प्रोस्पेक्टस में कि हमें कम से कम इतनी अमाउंट होगी तो हम कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कारोबार को शुरू करने के लिए कम से कम इतनी अमाउंट चाहिए। तो वो अमाउंट आएगी तो कारोबार शुरू होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पैसे वापस कर दोगे लोगों को, भाई पैसे नहीं इकट्ठे हुए, हेलो फड़ो। क्योंकि कम पैसों के साथ अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो कम पैसे भी डुबो देंगे। प्राइवेट में ये लिमिट नहीं है। प्रोस्पेक्टस, मैंने अभी आपको बताया ना कि पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ शेयर खरीदो। उस वो इनविटेशन कैसे देगी? उस इनविटेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है प्रोस्पेक्टस। आगे स्टेटमेंट लीव प्रोस्पेक्टस का जिक्र भी हम बाद में पढ़ेंगे क्या होती है, लेकिन असल में प्रोस्पेक्टस है कि जनरल पब्लिक को आप जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर ऑफर करते हो उस डॉक्यूमेंट का नाम प्रोस्पेक्टस है। जैसे जनरल पब्लिक को यूनिवर्सिटियां एडमिशन ऑफर करती हैं, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो एडमिशन ऑफर की जाता है उसका नाम प्रोस्पेक्टस है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो ये प्रोस्पेक्टस होती ही नहीं। क्यों भाई? वो तो जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर ही नहीं करती। ठीक है, वो तो शेयर ऑफर ही नहीं करती, तो फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक।
ठीक है। अच्छा जी, देखें बेटा इसको, थोड़ी देर देखें इसको आप। जी हेलो, एनी क्वेश्चन? स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये बेटा मीटिंग की एक टाइप होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। जब हम मीटिंग्स की टाइप्स को पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। तो ये मेंबर्स की मीटिंग होती है, बेसिकली शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग करवाना पब्लिक के लिए लाजमी, प्राइवेट के लिए लाजमी नहीं। ये क्या होती है अभी ये ना सोचिए, इसके मतलब ये हम पढ़ेंगे। फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, जब आपने अकाउंट्स फाइनल बना लेते हैं ना, उसको ऑडिट करवा लेते हैं, ठीक है ना। ऑडिट पता है ना, ऑडिट का पता होगा आपको। उसको ऑडिट करवा लेते हैं तो तमाम पब्लिक कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो रजिस्ट्रार को वो अकाउंट्स जमा करवाएं। प्राइवेट कंपनी के लिए भी लाजमी है कि वो उसको जमा करवाएं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी का कैपिटल, ठीक है ना, यहाँ पेड अप लफ्ज लिखा है, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है। कैपिटल 7.5 मिलियन से कम है, यानी 75 लाख से कम है, तो फिर उसके लिए लाजमी नहीं है। जाहिर है 75 लाख से कम तो बहुत वो छोटी कंपनी होगी, ठीक है, तो उसके अकाउंट्स इतने जरूरी नहीं है। तो बाकी ये भी जमा करवाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो अभी हमने किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कितने होने चाहिए। अनलिस्टेड में 3 और लिस्टेड में 10 डायरेक्टर। पता है ना, मैंने शुरू में आपको करवाया था कि डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी चलाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स। वो एजेंट्स हैं ओनर्स के। हाँ, अगला सवाल कि उनको अपॉइंट कौन करेगा? भाई ओनर्स करेंगे, मेंबर्स करेंगे। कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे। इनकी तादाद का फर्क है दोनों में। इन्वेस्टमेंट ये छोड़ दें, पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा। कोरम, कोरम मीटिंग्स होती हैं, इसकी डिटेल नहीं अभी हम कर रहे, डिटेल हम करेंगे जब हम इसको कोरम को करेंगे। तो कोरम में जब मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की, तो कोरम असल में कहते हैं उस कम अज कम पार्टिसिपेंट की तादाद को जो किसी मीटिंग को शुरू करने के लिए होना जरूरी है। मतलब एक मीटिंग है तो फर्ज करें आपके मेंबर्स की मीटिंग है, तो मेंबर्स जो है आपके मेंबर्स की तादाद 100 है, मैं फर्ज कर रहा हूँ। तो वहां पे 4 बंदे आएंगे तो क्या हम मीटिंग कर लेंगे? नहीं, कम से कम कोई तादाद होना जरूरी है। उस कम से कम तादाद को कोरम कहते हैं। इन दोनों के कोरम का फर्क है। जब मैं आपको ये करवाऊंगा आगे जाके सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, तो वहां हम इसको डिस्कस करेंगे कितना फर्क है, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, तमाम जनाब जो है कंपनियां, पब्लिक कंपनियों का ऑडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में जिनका कैपिटल 3 मिलियन से कम है, 3 मिलियन कैपिटल कितना बनता है? 30 लाख रुपए, तो उससे कम है, तो लॉ कहता है कि उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये बड़ी पुरानी फिगर है 3 मिलियन, अब तो पुत्र 3 मिलियन में जनरल स्टोरी पड़ता है, कंपनी कहाँ बननी है, ठीक है।
तो इसके लिए तीन मतलब छोटी कंपनियों, बहुत छोटी कंपनियों के लिए 3 मिलियन से कम जिनका कैपिटल है वो सीए होना जरूरी नहीं है, वरना दोनों केसेस में प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। ठीक है जी, ये था डिफरेंस। ये जो मेजर ये हमने लीगल डिफरेंसेस किए हैं। आप मैनेजमेंट की बुक उठाएंगे ना तो उसमें डिफरेंसेस की तादाद ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द कंपनी, प्राइवेट कंपनियां बड़ी होती हैं, पब्लिक कंपनियां बड़ी होती हैं, प्राइवेट कंपनियां छोटी होती हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, पब्लिक कंपनी का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, प्राइवेट कंपनी का सिंपल होता है। तो ये हम मैनेजमेंट डिफरेंसेस नहीं कर रहे, ये हम लीगल डिफरेंसेस कर रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये वो इसी चीज में बार बार आएगा कि लॉ इसके मुतालिक ये मांगता है, इसके मुतालिक ये मांगता है। तो वो हमने डिफरेंसेस किए हैं। इसमें बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो वो आप